हेलो स्टूडेंट्स, आओ इंग्लिश पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन के साथ साथ हम उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रोनाउंस। सबसे पहले प्रोनाउंस की हम डेफिनेशन देख सकते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम इसमें जो सब्जेक्ट बना है, तो राम क्या है? नाउन है वैसे, लेकिन राम की जगह हम बोल दें ही इज ए गुड बॉय, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, आई, मी, herself, you, that, each, few, many, who, whoever, whose, someone, everybody, etc. तो ये प्रोनाउन बहुत सारे हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन वैसे तो 11 प्रकार के होते हैं, तो वो आप एक एक समझ सकते हैं। कि फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। सिक्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेवन्थ है एम्फेटिक प्रोनाउन। एट्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाइन्थ है रिलेटिव प्रोनाउंस। टेंथ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और लास्ट 11th है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं जिनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसको सबसे पहले फर्स्ट को हम देखते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम। तो इसका भी डेफिनेशन देख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन रेफर करता है किसी व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई है, मी है, वी है, अस है, यू है, एट्सेट्रा। तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आई सब्जेक्टिव में आ गया, मी आई का ही ऑब्जेक्ट है, वी है, वी पर्सनल प्रोनाउन है, और इसी का ऑब्जेक्टिव अस है, लेकिन ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आएगा। अब इसमें हम देख सकते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में क्या है? इसके पर्सन्स जो हैं वो 3 टाइप्स में हैं। तो उसको हम देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, जिसको हम बोलते हैं ऐसे कहने वाला। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर करेंगे। सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ, तो इसके बारे में, ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड आप हो गए, और यही बात मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करूं तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो इस तरह से मतलब ये 3 पर्सन्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट देखते हैं। और इसको सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है कि जितने भी हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में भी ये मी है, अस है, यू है, हिम, हर, इट, देम, ये भी सब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। ऐसे फिर आगे देखेंगे अब पजेसिव केस। जनरली लोग पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव को सिर्फ पजेसिव प्रोनाउन ही समझते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव को भी पजेसिव प्रोनाउन समझते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल सेपरेट किया है और अलग अलग किया है, अलग अलग बताने की कोशिश की है कि इसमें पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव अलग अलग हैं। फॉर एक देख सकते हैं आप, जैसे माइन है, अवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है। तो ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। ऐसे ही पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इसको हम और अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ।
एक इम्पोर्टेंट बात बताना बहुत ज़रूरी है कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में एक मेजर डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस है, उस मेजर डिफरेंस को क्लियर करना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि जो पजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन के बाद आता है और जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आता है। तो ये चीज़ यहाँ पर अपन ने बताया है, लेकिन इसको अपन और अच्छे से क्लियर नीचे करते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। सेकंड, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन को वैसे तो अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसका डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, दोज प्रोनाउंस विच शो पोजीशन, ऐसे प्रोनाउन जो पोजीशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने दिए हुए हैं, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब दिए हुए हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन विथ एग्जाम्पल के साथ जब देखेंगे डिटेल में, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, दीज स्लीपर्स आर माइन। तो वही बात है कि जो माइन है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। और इसमें जो नाउन है स्लीपर्स, तो स्लीपर्स यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो ये नाउन जो वो पजेसिव प्रोनाउन के पहले आया। तो ये क्या हुआ एग्जाम्पल, इसको आप देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे सेकंड देख सकते हैं आप, इसी का एक सब सेकंड पार्ट है जो पजेसिव प्रोनाउन का, टाइप ऑफ पजेसिव प्रोनाउन में सेकंड है पजेसिव एडजेक्टिव। तो इस पजेसिव एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन क्लियर समझ सकते हैं, दोज एडजेक्टिव विच शोज क्वालिटी ऑफ नाउन एंड शोज द फीलिंग ऑफ पोजीशन एंड यूज बिफोर नाउन। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी शो करते हैं, नाउन के बारे में क्वालिटी शो करते हैं, और उसमें फीलिंग है पोजीशन, उसमें कोई फीलिंग बिफोर नाउन, नाउन मतलब कोई फीलिंग होती है, पोजीशन की फीलिंग आती है, कोई पोजीशन की फीलिंग हो, तो ये क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। इसका और क्लियर एग्जाम्पल दे सकते हैं, दीज आर माई स्लीपर्स। तो ये पहले ही मैंने बताया था कि इसमें पजेसिव एडजेक्टिव जो हैं उसके बाद नाउन आता है, तो ये नाउन से पहले आते हैं। तो इसमें जो स्लीपर्स है ये नाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव के पहले आया। तो दीज आर माई स्लीपर्स, ये स्लीपर्स मेरी हैं। इसको और अच्छे से क्लियर देखते हैं, माई इज पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एंड शोज द क्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ पोजीशन अवर स्लीपर्स, मतलब ये स्लीपर्स मेरी हैं, तो इस चीज का वो पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्लियर समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्चुअली में डेमोन्स्ट्रेशन से बना हुआ है और इसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम का मतलब होता है किसी को मतलब दिखाना होता है। तो इसमें एक्चुअली में 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट है दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, यही ओनली होते हैं 4। तो इसको हम डेफिनेशन से और क्लियर कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट। तो ये किस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको शो करता है, ऑब्जेक्ट को कोई पॉइंट आउट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत करता है, तो इसलिए हम इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इसको हम और अच्छे से एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। जैसे और एक चीज और देखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट सीधे मतलब नाउन नहीं आता, उसके बाद नहीं आता नाउन, उसके और आगे आएगा नाउन, लेकिन उसके बाद नाउन कभी नहीं आता। तो आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं दिस के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं है, तो ये एग्जांपल, यह बुक है, मैं इसके बारे में बातें कर रहा था। दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें भी क्या कहते हैं डायरेक्ट, इसके बाद नाउन नहीं है। ऐसे ही दीज आर माई पेन्स, इसमें भी बहुत आगे जाके पेन्स है वो है नाउन, लेकिन वो दीज के बाद नाउन नहीं आया है।
तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए कि मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद नाउन कभी नहीं आता। ऐसे फोर्थ एग्जाम्पल है 2000 कॉटन क्लॉथ्स, तो इसमें भी वही चीज़ है कि उसमें भी क्लियर है कि नाउन नहीं है। अब सेकंड आप देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी आपने देखा, अब इसी का दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये भी संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं इसे। तो इसका डेफिनेशन से और क्लियर कर सकते हैं कि इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इसका डेफिनेशन देखो, दीज आर सेम एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे तो ये सेम होता है, लेकिन बट नाउन कम्स आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद इसमें नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस पेन इज माइन। अब देखिए आप, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस है और इसके बाद पेन, तो पेन क्या हो गया, ये नाउन हो गया, तो इसमें नाउन आया है। यही मतलब क्या कहते हैं, इसलिए इसे अपन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, और यही इनका मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट आप देखते हो दैट अंकल लिव्स इन लंदन, तो इसमें जो अंकल हैं वो भी क्या कहते हैं, नाउन आ गए। तो इसके बाद नाउन आ जाता है एडजेक्टिव में, लेकिन प्रोनाउन में नहीं आता। थर्ड है दीज टम्बलर्स आर मेड ऑफ ग्लास, तो ये भी क्या कहते हैं, इसमें भी नाउन आ गया। दोज क्लॉथ्स आर इन द कपबोर्ड, तो इसमें भी आ गया। तो ये चारों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। तो वितरणवाचक सर्वनाम का भी डेफिनेशन समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन शोज वन पर्सन और थिंग्स एट ए टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल की सहायता से इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जनरली ईच, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा, ये तीन तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी और भी होते हैं, लेकिन तीन को भी आप समझेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपका क्लियर होगा। तो इसको आप एग्जाम्पल के हेल्प से कर सकते हैं। ईच ऑफ द नॉवेल इज गुड, तो इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ये बिल्कुल मस्ट है और ज़रूरी है, इसके बिना सेंटेंस क्लियर नहीं है, तभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसमें दिया हुआ है ईच ऑफ द नॉवेल इज गुड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं आइदर ऑफ यू इज हार्ड वर्कर। थर्ड एग्जाम्पल है नाइदर ऑफ यू इज क्रिमिनल। तो ये एग्जाम्पल जो है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, ना कि ऑफ का। ऑफ का इसमें यूज़ नहीं होता क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल ईच ड्रेस इज गुड, प्रत्येक ड्रेस अच्छी है। तो इसमें जो ड्रेस है ये नाउन का प्रयोग हुआ है, इसमें ऑफ का यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें एडजेक्टिव का मतलब ही होता है किसी की क्वालिटी के बारे में बताना। नेक्स्ट आइदर के एग्जाम्पल देख सकते हैं, आइदर ड्रेस इज गुड, ये भी एग्जाम्पल है कि आइदर ड्रेस इज गुड। ये भी क्या कहते हैं कि सभी ड्रेस अच्छी हैं। नाइदर ड्रेस इज गुड, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी इसमें भी वही है कि कोई ड्रेस अच्छी नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया और ये इसके एग्जाम्पल हैं, इससे आप और क्लियर समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल को बोलते हैं हम आपस में, और इसका हिंदी में अर्थ होता है पारस्परिक सर्वनाम। अब इसको हम डेफिनेशन से और क्लियर समझ सकते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इंडिकेट्स रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है वो एक रिलेशन को, आपस के रिलेशन को इंडिकेट करता है। अब इसको एग्जाम्पल से और क्लियर कर सकते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं एक्चुअली में। फर्स्ट होता है ईच अदर और सेकंड होता है वन एन अदर। तो हम पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, राहुल एंड नितिन हेट ईच अदर।
तो इसमें राहुल और नितिन 2 लोगों के बीच में ये बात है। तो ये क्या है, ये इसका मतलब है ये एक दूसरे से घृणा करते हैं, हेट करते हैं। तो इसमें जो ईच अदर आया है, जो ये ईच अदर जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं, द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग वन अनदर। तो इसमें स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो इसमें वन अनदर का मतलब ये है कि इसमें 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में वन अनदर का यूज करते हैं। तो ये वन और अनदर जो है ये भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो इसमें ये चीज आप देख सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हिंदी में कई सेंटेंस होते हैं, तो उनमें से अगर अपन एक वर्ड हटा दें तो सेंटेंस का पूरी तरह से अर्थ बदल जाता है। इसी तरह के कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको अगर हम सेंटेंस से हटा दें तो सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। ऐसे प्रोनाउन ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल से और क्लियर समझ सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस विच रिफ्लेक्ट्स द एक्शन ऑन द सब्जेक्ट। तो ये इसका डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन से भी पहले अपन इसके एग्जाम्पल को से और ज़्यादा अच्छा क्लियर कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ ही पंच्ड हिमसेल्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम पूरा अर्थ समझें तो ही पंच्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को पंच किया, स्वयं को मारा। तो इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर अब हम हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ को अगर हम हटा दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ को हटा दें, तो फिर इसका मतलब अलग हो जाता है, एक डिफरेंट हो गया। ही पंच्ड, उसने मारा। अब ही पंच्ड, उसने किसको मारा? किसी को भी मार दिया उसने, कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन अगर हिमसेल्फ इसमें लग गया तो इसमें क्या हुआ, जो एक्शन हुआ, जो सब्जेक्ट का एक्शन है उसी का रिफ्लेक्शन हुआ। तो उसका रिफ्लेक्शन किस पे हुआ? सब्जेक्ट पर हुआ। तो इस तरह से मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसको डेफिनेशन से भी देख क्लियर कर सकते हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच रिफ्लेक्ट द एक्शन। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक्शन ऑन द सब्जेक्ट। तो जो हमने किया उसी का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो इस तरह से मतलब ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। और इसके और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ एटसेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। उन्हीं में से वन ऑफ देम एक एग्जाम्पल अपने लिया है हिम सेल्फ का, और इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नंबर 7, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी बोलते हैं जैसे किसी पर दबाव डालना, दबाव सूचक सर्वनाम। तो ये प्रेशराइज होता है। इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, प्रोनाउन विच प्रेशराइज और एम्फेसाइज सब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट पर प्रेशराइज करता है, दबाव डालता है कि ये काम उसी ने किया है। तो ये एक सब्जेक्ट पर दबाव होता है, एक प्रेशराइज होता है। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर समझ सकते हैं। जैसे होते तो बहुत हैं, तो जैसे फर्स्ट देख सकते हैं कि ही पंच्ड रोहन हिमसेल्फ। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही पंच्ड रोहन हिमसेल्फ। इसकी जो एग्जाम्पल है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था उससे काफ़ी अर्थ बदलता है कि इसमें ही पंच्ड रोहन हिमसेल्फ, तो इसमें जो हिमसेल्फ है तो उसने रोहन को पंच किया। तो किसने किया? उसने किया, उसने स्वयं ने किया। तो स्वयं ने किया, तो इसमें हिमसेल्फ अगर अपन हटा दें तो उसमें ये समझ में नहीं आता कि ही पंच्ड रोहन, कि उसने रोहन को पंच किया। तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर अपने हिमसेल्फ लगा दिया तो इसमें ये निश्चित हो गया कि जो सब्जेक्ट पर इतना दबाव पड़ रहा है कि वो सिर्फ उसने ही रोहन पर पंच किया है। तो इस तरह से मतलब ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन क्लियर बनता है।
तो ऐसे सेकंड एग्जांपल दे सकते हो, शी शट द डोर द हरसेल्फ। तो इसमें भी यही चीज़ है कि इसमें उसने स्वयं दरवाज़ा बंद किया। तो इसमें भी एक सब्जेक्ट पर प्रेशराइज हो रहा है कि उसने स्वयं दरवाज़ा बंद किया, मतलब दरवाज़ा और किसी ने बंद नहीं किया, उसने स्वयं दरवाज़ा बंद किया। तो इसमें भी एक दबाव सूचक बात आ रही है, जिससे प्रेशराइज हो रहा है कि सब्जेक्ट पर ही एक प्रेशराइज दबाव पड़ रहा है। तो ये अपन इसको एम्फेटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इसको आप हिंदी में समझ सकते हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो एक निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, जिसे हम इनडेफिनिटिव बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल और इसकी पहले डेफिनेशन दे सकते हो, प्रोनाउंस विच शो इनडेफिनेट नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन। तो इसमें यही है कि वो इस तरह के नंबर और शो इनडेफिनिटी शो करता है, जिसमें कोई डेफिनिटी नहीं है, मतलब निश्चितता नहीं है। तो हैं तो सही, पर कितने हैं पता नहीं, कितने व्यक्ति हैं, कितनी चीज़ें हैं पता नहीं है कुछ, तो उसको इनडेफिनिटी की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ एग्जाम्पल अपने लिए हैं। जैसे इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे एवरीबडी है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, समवन है, एवरीवन है, एनीबडी है, नोबडी है, एनीवन, एटसेट्रा। और भी होते हैं, इसके अलावा भी और हैं, लेकिन इन्हीं में से आप कुछ एग्जाम्पल उनको क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समवन किल्ड हिम। तो अब समवन का मतलब होता है कोई भी हो सकता है। समवन किल्ड, उसे किसने मारा पता नहीं, किसी ने उसे मारा है। तो ये किसी ने मारा है, तो ये निश्चितता नहीं है, इनडेफिनिटी हो रही है, इसमें डेफिनिटी नहीं है। तो पता नहीं, मारा तो है पर किसने मारा है पता नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं एवरीबडी की हेल्प से, कि एवरीबडी शाउटिंग इन द क्लास। तो एवरीबडी का मतलब होता है प्रत्येक। तो सभी, मतलब क्लास में जितने लोग हैं सभी शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन मचा रहा है, लेकिन सभी मचा रहे हैं। तो इसमें मतलब एक डेफिनिटी नहीं हो रही है, ये भी इनडेफिनिटी में आ गया। नोबडी वाज देयर, अब वहाँ पर ये पता नहीं है कौन था, नहीं था, कोई नहीं था। तो ये निश्चितता नहीं हो रही कि नोबडी वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। तो ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसको डेफिनेशन से और क्लियर समझ सकते हैं, प्रोनाउन विच शो रिलेशन बिटवीन पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। तो ये पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बीच में एक रिलेशन स्थापित करता है। और इसके हम एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, ये फिक्स एग्जाम्पल हैं, हु, होम, हुज, विच, एटसेट्रा। तो ये सब इसमें रिलेशन के लिए आते हैं और इसको इंटरोगेशन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन के लिए शो होते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं हु का, द गर्ल हु इज स्पीकिंग इज माय फ्रेंड। जो ये गर्ल है, वो जो बोल रही है वो मेरी फ्रेंड है। सेकेंड एग्जांपल, दिस इज ए बुक विच आई बॉट यस्टरडे। यह जो किताब है जिसे मैंने कल खरीदा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 10th नंबर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको डेफिनेशन भी समझ सकते हैं, प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछते हैं, इंटरोगेशन होता है। इसके भी फिक्स एग्जाम्पल हैं, जैसे हु, होम, विच, हुज, व्हाट। तो ये सब क्या कहते हैं, इंटरोगेशन में आते हैं। और इसी में से हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हु का ले सकते हैं, हु इज़ योर सिस्टर, आपकी सिस्टर कौन है। और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। सेकेंड एग्जाम्पल होम का लिखते हैं, होम डू यू लाइक द मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा कौन आप पसंद करते हैं, है ना। सेकेंड, इसमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को आप देख सकते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, नाउन आता है इसके बाद। तो उसमें आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। तो इसका हम डेफिनेशन भी क्लियर समझ सकते हैं कि विच, वाट, हुज आर दोज वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये विच है, वाट है, हुज है,
ये भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे विच का एग्जाम्पल ले लें तो विच के एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं, विच हाउस डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हाउस पसंद है। तो इसमें विच का यूज़ के बाद, विच के बाद नाउन आ गया हाउस, तो यहाँ पर विच का यूज़ इंटेरोगेशन में हुआ है, और ये किस में हुआ है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के यूज़ में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव में हमेशा नाउन का यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख सकते हैं, हुज पेन इज दिस, कि यह पेन किसका है। तो इसमें भी आप देखो पेन जो आया ये भी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के उसमें ये क्या आया, नाउन आया। तो एडजेक्टिव में ही नाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयबोधक सर्वनाम या आश्चर्य सूचक। इसमें कोई आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। इसको आप डेफिनेशन की हेल्प से और क्लियर समझ सकते हैं, प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग एंड इमोशन। ऐसे प्रोनाउन जिसमें कोई सर्टेन फीलिंग होती है, अचानक कोई ऐसी फीलिंग होती है और ऐसे इमोशन होते हैं जो सामने प्रकट होते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। और इसमें आश्चर्य का भाव एक प्रकट होता है, और इसमें जो भी अपन ये यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, वो केवल एक होता है, और उसको हम वाट कह सकते हैं, वाट का यूज़ करते हैं, और वाट का एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। लेकिन वाट इज़ यूज टू शो फीलिंग ऑफ सरप्राइज। तो इधर वाट का यूज़ जो होता है वो केवल ये शो करता है एक सरप्राइज को, एक आश्चर्य के भाव को शो करता है। वैसे तो वाट का यूज़ इंटेरोगेशन में भी होता है ना, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ होगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में, वो सिर्फ एक सरप्राइज की फीलिंग शो करता है। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, वाट आई डोंट बिलीव। जैसे सबसे पहले वाट का यूज़ करेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगता है, और उसके बाद आई डोंट बिलीव, मतलब ओह कितना, आई डोंट बिलीव, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। तो ये एक आश्चर्य प्रकट करता है, इसलिए हम इसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस टॉपिक को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये समझ नहीं आया, टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको समझ आ गया है फिर भी बताइए, जिससे हम खुद में इम्प्रूवमेंट करेंगे। सी यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय।